नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम यूपी के चुनावी महाभारत की चर्चा कर रहे हैं निरंतर, और आज भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। एक और कदम, एक और जो मुख्य भागीदारी रहती है मतदान में, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फैसलाबाद में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कन्नौज में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर के जो मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी है, उसमें केवल समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार, एक मुस्लिम चेहरा दिया है। भोजपुर सीट से अरशद जमाल सिद्दीकी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम किसी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को स्थान नहीं दिया। लेकिन जो कई विधानसभा क्षेत्र है, इनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है और कहीं निर्णायक स्थिति में भी है। उसके बावजूद जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक सिनेरियो है, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्तारूढ़ है, उसको देखते हुए बहुत अधिक उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, बहुत अधिक संभावनाएं भी नहीं थी। तो उसी के नजरिए से किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को, मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया है इस बार। लेकिन क्या स्थितियां रहेंगी, कहां पर बैठेगा जो एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, वो कहां पर बैठेगा, कितना प्रभावित करेगा। अभी हम देख रहे थे कुछ वीडियोज हम लोगों के पास आए हैं, वीडियोज और फोटो विभिन्न। लगता यह है कि जैसे कोतवाली थानों में एक त्योहार रजिस्टर होता है, लाल रजिस्टर, उसे देख करके आगामी साल की भी जो तैयारी है वो शुरू की जाती है। लगता यह है कि जो दरगाहों पर लोग गए हैं, नए उम्मीदवार जिन्हें दरगाहों का रास्ता नहीं मालूम था, वो दरगाहों पर पहुंचे हैं और उन्हें चुनाव लड़ाने वाले वही पुराने लोग हैं। और लगता यह है कि तो वही पुराने रजिस्टर को खोल लिए, उन्हीं पुरानी खानदानी दरगाह पर जाना है तो वो दरगाह पर पहुंच गए हाजिरी देने के लिए। और उन्हें लगा नहीं कि पिछले 5 साल में, 10 साल में गंगा में पानी बहुत अधिक बह चुका है, गंगा बहुत आगे बह चुकी है। लेकिन वही पुराना लाल रजिस्टर देख करके, और उसमें लिखा था कि भाई दरगाह पे जाना है, चादर चलाना है, पैसे चलाना है, मन्नत माननी है, और ये सारी चीजें लिखी थी। तो जो वीडियो जो आए हैं नए साल के वीडियो, खासतौर से सपा महानदल उम्मीदवार सुमन साक के, और उसके बाद में विजय कटियार के बसपा के उम्मीदवार हैं, उन्हें देख करके कोई भी ये कह सकता है कि पुरानी रिवायतें निभाई जा रही हैं, पुराने रिवाज निभाए जा रहे हैं, और लाल रजिस्टर देख करके कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो ये खैर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो वीडियोज और फोटो को देख करके जो स्थिति बनी है वो मैंने यहाँ पर रेखांकित की। हम आज चर्चा केवल इसी बात पर करने वाले हैं कि फर्रुखाबाद के, कन्नौज के विधानसभा क्षेत्रों में जो मुस्लिम फैक्टर है वो कितना प्रभावित करने वाला है, कहां पर स्थिति है, क्या मुस्लिम मतदाता साइलेंट है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। खासतौर से अभी 2 साल पीछे हम जाएं तो जिस तरह से यहाँ फर्रुखाबाद में सीए के आंदोलन पर, सीए के प्रदर्शन पर जिस तरह से निरीह तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, लोग घायल हुए हैं, 80 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं भी। तो ये मुकदमे, और जिसके खिलाफ मुकदमा लिख जाता है, जिसके खिलाफ खबर छप जाती है, और जिसके खिलाफ लाठी जिसके पड़ती है, वो फूलता नहीं, वो साइलेंट हो जाता है। सरकार सत्ता के आगे वो बोल नहीं पाता, और अच्छों की हिम्मत नहीं होती सरकार सत्ता के सामने बोलने की। लेकिन ऐसे लोग साइलेंट हो जाते हैं और मौके पर जब बटन दबाने का नंबर आता है तो अपना काम बखूबी अंजाम करते हैं। तो ये जो सीए के आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले चलाए गए थे, ये चीजें अभी हैं। मौलाना शमशाद चतुर्वेदी के खिलाफ जिस तरह से, जो इस शहर के एक प्रमुख मौलाना है फर्रुखाबाद के, उन पर जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी से बदतमीजी की, बेरहमी से लाठीचार्ज किया, उन्हें उनके साथ खींचतान की,
ये मुस्लिम समाज के लोग भूल जाएंगे, मौलाना खुद भूल जाएंगे, ये संभव नहीं लगता राजनीति में। क्योंकि कोई चीज इस तरह की चीजें आपके साथ अगर हो तो आप भी उस चीज को नहीं भूलेंगे। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में, हम केवल इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि मुस्लिम फैक्टर है क्या, कितना प्रभावित करेगा, किसकी कितनी एक्शन रिएक्शन हो सकती है, और जो मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम नेता हैं, उनकी इस बार कितनी चल रही है। मुस्लिम राजनीति में, मुस्लिम नेताओं में जब से अनवार मोहम्मद खां की मृत्यु हुई, उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से मुस्लिम राजनीति को हथियाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, और कुछ समय तक जो पूर्व विधायक विजय सिंह हैं, उनके यहाँ मुस्लिम राजनीति केंद्रित रही, और काफी मुस्लिम समर्थक उनके थे, मुस्लिमों ने उन्हें समर्थन दिया, उनके साथ जुड़े, उनके इशारे पर चलने की बात हुई, और विजय सिंह ने भी अपने मुस्लिम समर्थकों को पर्याप्त संरक्षण दिया। लेकिन अब विजय सिंह जेल में है, सीए का आंदोलन हो चुका है, सीए के आंदोलन पर लाठीचार्ज हो गया है, किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी मुस्लिम नेता पर विश्वास नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं। ताहिर हुसैन, तहसीन हुसैन सिद्दीकी टिकट मांगते रह गए, पार्टियों के दरवाजों पर चक्कर लगाते रह गए, और टिकट हासिल नहीं कर पाए, बड़े नेता हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं हमारे साथ विचार विमर्श में भाग लेने के लिए। विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से शशांक मिश्रा हैं, पार्टी के नेता हैं। अनुराग वाल्मीकि हैं, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा बसपा से वीर सिंह अंबेडकर हैं, बसपा के प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। सुभाषपा जो सुहेल राजभर साहब की पार्टी, उससे सुशील कश्यप जी हैं, और आम आदमी पार्टी से राजपूत जी हैं। इसके अलावा जो विशेष मेहमान आज हमारे साथ हैं, उनमें अनीस अहमद खान साहब हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, और इसके अलावा खालिद साहब हैं, खालिद उस्मानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, काफी दिनों से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और मुख्तार अहमद टेनी साहब हम लोग साथ जुड़ते रहे हैं। ये पैनल है, कोई हम समझ रहे हैं कि सारे लोगों का परिचय हो गया होगा, कोई रह नहीं गया होगा। तो ये पैनल है आज की डिबेट का, और इसकी शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं कि क्या रहेगा मुस्लिम फैक्टर इस बार चुनाव में, क्या पृष्ठभूमि रहेगी, और जो चीजें, जो बिंदु हमने बताए हैं, खासतौर से मौलाना पर लाठीचार्ज, सीए के आंदोलन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज, उस तरह की चीजें, और खासतौर से जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनमें हस्तक्षेप, और धीरे धीरे मुस्लिम राजनीति का किनारा, ये सारी चीजें कितनी प्रभावित करेंगी इस बार के चुनाव में। और जब विजय सिंह जेल में है, विजय सिंह नहीं है, विजय सिंह के भतीजे और बेटे उसी पैटर्न पर चल करके, जिसका हमने जिक्र किया कि लाल रजिस्टर देख करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी रजिस्टर के एक पन्ने को देख करके दरगाहों में पहुंच रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं, मन्नत मान रहे हैं। तो ये इस बार कितना प्रभावित करेगा, इसी को लेकर के अनीस भाई हम देख तो नहीं पा रहे, लेकिन शुरुआत आपसे ही करनी है, क्या कितना प्रभावित करेगा मुस्लिम फैक्टर इस बार? जितने भी डिबेट में लोग बैठे हैं उनको मेरा आदाब सलाम। ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें ये कहा गया है कि साहब मुस्लिम फैक्टर कितना इसमें कामयाब होगा, देखिए सरकारें, हर सरकार अपनी होती है, हर सरकार जनता ही चुनती है, लेकिन अगर जनता में किसी के साथ अन्याय किया जाए, बेवफा किया जाए, जैसे किसी ने कहा है सरकार वो होती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती, धार्मिक मसलों को शांति करती है, और अगर सरकार खुद धार्मिक मसले पैदा करे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सरकार गलत हाथों के अंदर है। ये हमारा नहीं, बहुत बड़े दार्शनिकों का ये कहना है। हमारी सरकार ने, जैसे यहाँ से हम शुरू करें कि जिस तरह सीए के लाठीचार्ज चलाया, मौलाना उन पे एजाज साहब का हाथ टूट गया था। मैं ये पूछता हूँ कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया था, खराब रोल अदा किया था, वो पुलिस ने अदा किया था। कि हमें ये लगता था कि जानबूझ के मुसलमानों को हैरिस करने के लिए वहां पर ये मारपीट की गई थी, और एक पर्टिकुलर जगह पे आने के बाद में मौलाना
लेकिन उस टाइम पर न सपा दिखाई दी, न बसपा दिखाई दी, न कोई मुस्लिम नेता दिखाई दिया। अगर वहां पर कुछ भी जो थोड़ी बहुत मदद करी है, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि एक हद तक जो मदद करी है, वो हमारे जो मेजर सुनील दत्त ने की थी, जिन्होंने इन लोगों का साथ दिया था और पुलिस से उन्होंने एक्शन लिया था पुलिस के ऊपर ही। लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट मुसलमानों के। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मौजूदा हालात में सरकार है, यहाँ जो चुनाव है, मुस्लिम नेता अनवार खान की बात आपने करी है। अनवार खान ऐसा आदमी तो कोई पैदा नहीं हो सकता है। विजय सिंह के अंदर एक खास बात थी, विजय सिंह ने भी इससे मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और मुसलमानों को भी थोड़ा थोड़ा कहीं पर हैरिस से हवा देखा है, ब्राह्मण तुम्हें लूट लेगा, दुकानें लूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उनके जो बाल बच्चे जो है बच्चे हैं, वो तो खैर अपने आप को छोटे बड़े को किसी को जानने और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अब रही बात यहाँ पर चुनाव की, चुनाव फैक्टर में ये बात आती है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो महान दल से जो आई हैं, वो बेचारी एक तो बाहर से आई हुई हैं। यहाँ पर पोजीशन ये हो गई है कि उनको हाईजैक कर लिया गया है कुछ लोगों के जरिए, और जो सपा का जो अच्छा वो जिला अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं, इनको किनारे कर दिया गया है। हालांकि उनका अपना संगठन भी बहुत कर रहा है, बाहर से भी उनके बहुत से लोग आए हुए हैं महान दल के, जो अपने अपने नेता को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अब इसमें क्या पोजीशन बनती है अभी हम नहीं कह सकते हैं। रही बात इनकी, जैसे आपने कहा था कि आते हैं मजार पे चादर ये चलाएंगे और लाल रजिस्टर देख लिया, ये जो आपने इशारा किया हम लोग समझ गए हैं। देखिए वो तो सिर्फ हारने के लिए आती हैं और खुद तो जलील होती हैं, दूसरों को भी जलील कराने के लिए आ जाती हैं। वो तो एक वो है कि जिनको बहुत से लोग जब होते हैं बीच बीच में अपना कोई डांस दिखाने लगता है, वही पुराने लोग आ रहे हैं यहाँ बैठेगा, हम भाभी है तुम्हारा, हम ये है तुम्हारा। मुसलमान अब उनकी तरफ जाने वाला नहीं है। मुसलमान हाँ जी भाई, जी भाई, ये मैं यहाँ सभी लोगों को आदाब, नमस्ते। आपने कहा कि ये पूरे फरकावाद और कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट दी, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने सलमान खुर्शीद उनकी पत्नी को टिकट दी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाओ, दूसरी बात करो। हाँ, दूसरी बात यह है कि एमआईएम ने 2 टिकटें दी हैं, कन्नौज में एक और एक फरकाबाद भोजपुर में। तीसरी बहुजन समाज पार्टी ने भी एक टिकट दी है छिबरामऊ में पूर्व चेयरमैन शिब्बू साहब की पत्नी को। तो खाली सपा ने कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दी है, सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए हैं। दूसरी बात है सीएनआरसी के आंदोलन में कहाँ थी समाजवादी पार्टी और कहाँ थी बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सीएनआरसी में पूरी तरीके से, फरकाबाद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के साथ बराबर खड़ी रही। आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी हर जगह गई, जहां जहां आंदोलन हुए वहां पूरी तरीके से गई। और फरकाबाद में मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय सलमान खुर्शीद साहब ने एक पैनल तैयार किया था वकीलों का, 5 वकील उसमें पैनल में थे, और ये कहा था कि जिन पे मुकदमे हुए उनकी जमानत निःशुल्क कराई जाएगी, वकील से क्लाइंट से कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। और उसमें 5 वकीलों का पैनल बना था और उनके हम लोगों ने ये तय किया था कि उनकी सारी जमानतें कराएंगे और सारे मुकदमे उनके लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये पैनल तैयार कराया था यहाँ। दूसरी बात, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सीएनआरसी के पूरे आंदोलन में साथ दिया, चाहे वो बिजनौर का रहा हो, चाहे लखनऊ का रहा हो, चाहे आजमगढ़ का रहा हो, हर जगह मुस्लिमों के साथ रही। तो मुस्लिम ने ये समझ लिया है कि जो उसकी हक की लड़ाई लड़ेगा वो उसके साथ है। और जो कहा गया कि वो आती हैं और चुनाव लड़ती है चली जाती, आती नहीं है, वो प्रॉपर यहाँ रह रही हैं। 2019 के चुनाव के बाद मैं कह दूं कि जो गठबंधन का प्रत्याशी था मनोज अग्रवाल जी, स्पष्ट कह दूं, वो कितनी बार लोगों के बीच में गए, और आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब और मैं श्रीमती लुइस खुर्शीद जी बराबर निरंतर लोगों के बीच जा रही हैं और की समस्याएं सुन रही हैं, चाहे वो कोरोना काल का रहा हो,
पूरे शहर में उन्होंने सैनिटाइज कराया, मास्क बांटे, पूरी तरीके से वो जनता के साथ खड़ी रही। तो मुस्लिम समाज अब पूरी तरीके से समझ रहा है कि उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो मुस्लिम फैक्टर चलेगा और वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है सारी विधानसभाओं में। चलिए, आप अपनी जानकारी को हम लोग संशोधित कर रहे हैं। लुईस खुर्शीद भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इस तरह से फर्रुखाबाद में 2 उम्मीदवार हो गए। बाकी जो मुकाबला है वो मुख्य 4 पार्टियों में ही है। हम संख्या जो भी खालिद भाई ने बताई है, हम उसे जोड़ते हैं अपनी बात से। और फर्रुखाबाद में कांग्रेस ने एक टिकट दी है, समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दी है। इसे मान करके बात को आगे बढ़ाते हैं। मुख्तार भाई। देखो शेखर भाई, खालिद भाई से भी नहीं कह रहे हैं ना आपसे, हम आपकी ही बात तो शुरू कर रहे हैं। जो आपने कहा है कि लाल रजिस्टर, दूसरी बात फर्रुखाबाद में शेखर भाई, आप फील्ड के भी पत्रकार हो, फील्ड में भी आप रहते हो, पूरे फर्रुखाबाद के मोहल्लों में चले जाइए, CAA का कोई किसी को याद, जिसके भी मन में इस जिनको आपने बोतल से निकाल दिया अभी, लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं है। मुसलमानों ने एक मन बना लिया है, एक चीज सोच ली है। इस बार केवल एक चीज देख रहे हैं, साइकिल और अखिलेश जी का चेहरा। कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा प्रत्याशी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने को वोट देने का मन बना लिया है। आप फील्ड के हो, आप देखिए फील्ड में हमारे तमाम भाई हैं। हमारा वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को होगा, वो भाजपा से होगा। फिर मैडम लुईस जी की बात हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो हर चुनाव में आती हैं, हर चुनाव में अपनी बात कहती हैं। अभी खालिद साहब जो कह रहे थे कोरोना काल में, भैया कोरोना काल में सैनिटाइजर या मास्क घर घर थे। अगर कोरोना काल में किसी को जरूरत थी तो गरीबों को खाने की जरूरत थी, अनाज की जरूरत थी, उनके घर के अखराजात की जरूरत थी। जो फर्रुखाबाद के तमाम सम्मानित लोगों ने, तमाम सरबराह लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। हटाइए कोरोना काल, इस चुनाव की बात करिए, वक्त की बात करिए। इस चुनाव में मैडम लुईस हर जगह जा रही हैं, ठीक है, प्रत्याशी हैं, वो जाएंगी, अच्छी बात है। लेकिन ACA ये कोई फैक्टर नहीं। हम शेखर भाई आपकी बात पे आ रहे हैं, लाल रजिस्टर वही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है इस वक्त, संगठन के लोग, संगठन में कमी है, बिल्कुल हम आपकी बात मान रहे हैं, संगठन के लोग नहीं है, मुख्यमंत्री अपने लोग, लेकिन फारूकी साहब ने बना दी है, पैनल बना दिया है, वो पैनल कल से लग गया है। अभी चुनाव टाइम है, धीरे धीरे चुनाव सामने आएगा। इस बार वोट बूथ पे अगर वोटर पहुंचेगा, अब मेरी बात पे गौर करिए, मुसलमान अगर वोटर पहुंचेगा तो केवल साइकिल का बटन दबाएगा। ये तो 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, याद रखे, नहीं भूला है। लेकिन एक ठीक है, उसे कोरोना याद है। जी चाचा जी, 1 मिनट बोलिए, बहुत लोग अभी। हाँ। जी, मुस्लिम समाज जितना उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, दुखी हुआ है मुस्लिम समाज। हर किसी, फर्रुखाबाद की अगर बात करी जाए, अभी कुछ समय पहले आपकी डिबेट में ही कहा गया, बात शुरू हुई थी कि कारखाने बंद कर दिए गए उनसे, या फर्रुखाबाद के जो विधायक है मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, वो भी उनसे नहीं संपर्क रखे थे, बिल्कुल भी नहीं मिले थे, कहीं पर भी नहीं निकले थे। आज मुस्लिम समाज परेशान है और जमीनी हकीकत अगर जानी जाए तो इस बार मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। जहां पे भी देखेंगे आप, सब समाजवादी पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठा है पूरा मुस्लिम समाज। और एक तरफा जो मुस्लिम समाज का वोट है वो सिर्फ एक तरफा ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ साइकिल देख रहा है इस बार मुस्लिम समाज, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने वो इतना विरोध किया है, इतना उनका उत्पीड़न किया है कि सुशील कर भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक पे जो कानून बना था, तो ये कानून जो बना था ये सब मुस्लिम समाज के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए था। हम लोग किसान हैं, किसानों ने विरोध किया तो इसको भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले, सरकार को इसे निरस्त कर देना चाहिए था। देना आधार हुई या जनता हो गई है। लेकिन हम क्षेत्र में साहब घूमते हैं, क्षेत्र में जाते भी हैं, घूमते भी हैं। हमारा कैंडिडेट भारतीय समाजवादी पार्टी से जो लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट प्लस सोहेल देव भारतीय समाजवादी
का कैंडिडेट है। और मोहम्मडन जो वोट है, हमारे आसपास में भी कई एक गांव हैं जो मोहम्मडनों के इलाकों के गांव हैं, काफी गांव हैं, वहां पर साहब जो वोट इधर उधर जो कटा हुआ था, जो गुमराह वोट था, जो बीएसपी में जा रहा था, कांग्रेस में जा रहा था, कुछ वोट ऐसा भी था जो बीजेपी को 1-2 वोट मिल जाते थे। लेकिन इस बार जो है साहब, समाजवादी पार्टी के नाम से वोट और माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर के नाम से वोट समाजवादी पार्टी में जा रहा है, बिल्कुल क्लियर साफ है। चलिए, दूसरा वोट साहब कहीं नहीं किसी को मिलेगा, ये तो सब अफवाहें हैं, कोई भी गुमराह हो। जी भाई साहब, जी बोलिए, शुरू करिए। हाँ। सरकार का कार्य होता है कि सभी को साथ लेके चले, सभी की समान भागीदारी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात तो करती है, लेकिन ये बात उनकी धरातल पर बिल्कुल यथार्थ नहीं होती है। आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिलाधिकारी मुस्लिम समाज से हैं, कितने जिलाध्यक्ष आपने मुस्लिम समाज से बनाए। आज थाना अध्यक्ष जो एसएचओ होते हैं मुस्लिम समाज से कितने हैं। पिछली सरकारों की तरह ही मुसलमानों ने इस बार भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन बदले में क्या मिला। आज आप देखिए कि मॉब लीचिंग की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों को जिस तरीके से गोली मार दी जाती है वो आज किसी से छुपा नहीं है। शामली के अंदर क्या हुआ, 8 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे मुसलमान की पीट कर हत्या कर दी, और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि वो कार्यकर्ता थे इसलिए उनके ऊपर आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी की एक योजना थी जिसमें कहा गया था कि वो मदरसों के लिए फंड जारी करेंगे, लेकिन 4.5 साल का समय बीतने के बाद भी आप देखिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने 4.5 साल के कार्यकाल में फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जबकि मदरसों के अंदर कुछ ब्राह्मण भी हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 24 मुसलमानों की हत्या एनपीए, सीएए और एनपीआर प्रोटेस्ट के समय कर दी गई थी, उसमें भी आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। आज थानों में आप देखिए क्या हो रहा है, 20 से लटक कर क्या किसी की हत्या हो सकती है या कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में के साथ साथ इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। हाँ, ध्रुव राज जल्दी बोलिए 1 मिनट में। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर, जहां तक मुस्लिम फैक्टर की बात आती है तो मेरा जो मानना है, जहां तक मेरी नजर जा रही है, सबको मुस्लिम ने देख लिया। अब यूपी में आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेगा मुस्लिम, क्योंकि सबने झूठे वादों करके उनको भरमाया है लेकिन दिया कुछ नहीं है। तो नवाब बंकस जी का शहर फर्रुखाबाद गंगा जमनी तहजीब से जाना जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी को वोट देगा, और जो वादे करेंगे हम उनको निभाएंगे। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। विवेक जी। जी देखिए, आपके विषय के हिसाब से मुसलमान उत्तर प्रदेश का हो या देश का हो, अब आप अगर लाल रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो 20 साल पहले की 5 साल में पानी बहुत निकल जाता है। तो समाज के अन्य वर्गों की तरीके से अब आप एक रिक्शे वाले को नहीं कह सकते हैं कि वो अगर सूती कपड़ा पहने हैं तो वो जागरूक नहीं है। मैं समझता हूँ हमसे आधा वो अपडेट है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी बहुत जागरूक हो गया है और उसने 5 सालों में देख लिया है, खास तौर से इन 5 सालों में इसलिए देख लिया है कि इन 5 सालों में जिस तरह सत्तारूढ़ दल ने एक अघोषित रूप से अभियान चला के जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के जरिए से मदरसों को बदनाम करके तिरंगा नहीं फहराते हैं, आतंकवादी के अड्डे हैं, सीएए के तरीके से या और तरीके से जिस तरीके से किया,
तो आज 5 सालों में कोई भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये कहाँ रहे। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का एक वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किया, और आज भी समझते हैं कि चुनाव रह गए तो 4 महीने पहले आके हम जिस तरीके से भाजपा और सपा मिलकर ये एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे समझते हैं कि प्रदेश का मुसलमान इनके बातों पे आ जाएगा। ये कोई जिन्ना की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, इस तरह की बातें करके मुसलमान आपके उसमें आ जाएगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा भूल मत करिए। मुसलमान बहुत अब जागरूक हो गया है। मुसलमान को याद है कि समाजवादी पार्टी ने कैंप लगवा के मुस्लिम इलाकों में भर्ती का ऐलान किया था। 5 सालों में क्या हुआ। दूसरा, जिस तरीके से भाजपा की कारगुजारियों का विरोध 5 साल सपा ने नहीं किया, शायद ये एक अदला बदली चल रही है। जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भाजपा ने भी शाहजहांपुर का कांड, चाहे पत्रकार का हो जिसमें सपा के मंत्री का नाम आया था, कोई विरोध नहीं किया था। चाहे जवाहर बाग का कांड हो, भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था। चाहे यादव सिंह का मामला हो, भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था। चाहे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का अनियमितताओं का मामला रहा हो, कोई विरोध नहीं किया था, जिसमें हजारों नौजवानों की बल चढ़ गई और जिस तरीके से युवाओं के साथ भेदभाव हुआ। चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, तो उसी का बदला हमें लगता समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ बराबर किया। और इन 5 सालों में आप देखिए कि 5 सालों में ये 4 महीने छोड़ दीजिए, और वो 4 महीने सिर्फ बयानबाजी के हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण की बयानबाजी हो रही है। इसको आप अगर समझ लें कि मुसलमान मतदाता भूल जाएगा कि सीएए के लिए आज पूरे देश में किसने संघर्ष किया, कोरोना में कौन हमारे साथ खड़ा रहा। ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं कि कोरोना कोई मुद्दा नहीं है, या कोरोना पे जिनमें इन्होंने लाठियां खाई हैं वो बिल्कुल भूल गए होंगे। ये अलग बात है कि वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। टेनी साहब, आज एक रिक्शे वाला अगर है, वो सूती कपड़ा पहनता है, वो आप उसको न समझिए जानता नहीं है, वो सिर्फ आपसे अपनी बात कह नहीं पा रहा है जितना खुल के आप कह रहे हैं। बस इतनी फर्क है। बाकी वो जब मौका आएगा तब वो बटन दबा के अपनी पावर दिखाएगा। तो इस तरीके से मुसलमान को कंट्रोल करेंगे। और आज याद है मुस्लिम समाज को कि जब बसपा की सरकार आती है या एसपी की आती सरकार है तो कितने डीएम मुंडन होते हैं, कितने थाना अध्यक्ष मुंडन होते हैं, कितने पार्टी के अध्यक्ष मुंडन होते हैं, ये भी लोग देख रहे हैं सब। वो तो इसलिए आज जो भी कुछ कांग्रेस के लिए हुआ है वो केवल कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किया है, उसको सही तरीके से ये दल इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, ये सही है आपकी बात कि इस समय तो महंगाई भी लोगों ने झेली है, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं लग रही है। लगना ही रहा है कहीं आदमी चिल्ला रहा है कि साहब हमने 200 रुपए लीटर का तेल खरीदा है। तो ये सीए में जो लाठी जिसने खाई है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो भूल गया होगा। चलिए, कौन रह गया? वीर सिंह। हाँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। भाई साहब, मेरा टर्न रह गया था। खैर कोई बात नहीं। वीर सिंह बसपा। हाँ वीर सिंह बोलिए। हाँ, धन्यवाद सभी। एक बार सुन लीजिए सारे लोग, जितने लोग। नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम सब शुरू में हम लोग सार्वजनिक रूप से कर लेते हैं, है ना। आपके पास सीमित समय होता है, आप उसमें बार बार उसे रिपीट मत करिए। प्रणाम, नमस्ते, ये कहीं किसी चैनल में कोई पैनलिस्ट नहीं करता है। सार्वजनिक से नमस्कार करते हैं, उसके साथ आपका परिचय हो जाता है, आपकी नमस्ते हो जाती है उसके साथ साथ। तो बार बार उससे नमस्कार मत करिए। हाँ, शुरू करिए। बिल्कुल सही। डायरेक्ट बात पे आता हूँ। मैंने सभी को सुना है और बहुजन समाज पार्टी फरुखाबाद में इस बार कोई भी ऐसी राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हमारे जो कैंडिडेट है विजय कटियार, वो ऐसा कैंडिडेट किया है जो मानवतावादी कैंडिडेट है, और हम पूरी तरह से जिले में भी विषय पर बोलिए। विषय पर बोलिए। जी सर। जितना भी काम किया है वो लोगों के हित में किया है। विषय पे बोलिए। विषय पे बोलो भैया, विषय पे। हाँ, विषय पे ही बोल रहे हैं। वही मुस्लिम बसपा की मीटिंग नहीं होती तरह से मुस्लिम भाई है पूरी तरह से साइलेंट है, और वो किनके साथ जा रहा है
मुस्लिम सेक्टर क्या काम कर रहा है और एनआरसी वगैरह ये क्या मुद्दा है, ये सारी चीजें जो है निकल के आएंगी। और निश्चित तौर पे जब 10 मार्च में जब वोट मिलेगा तो आप देखेंगे कि फरुखाबाद से जो मुस्लिम वोट है वो सबसे ज्यादा बीएसपी को मिलेगा। और उसका सिर्फ एक ही रहेगा कि भाई विजय कटियार का जो उनका व्यवहार है कांग्रेस में रहकर प्रचार के लिए होर्डिंग लगवाइए, प्रचार के लिए होर्डिंग लगवाइए। विकास जी हाँ शुरू करिए, विषय पर बोलिए। हाँ भाई साहब बहुत बहुत पूरी तरह से हम आपको बता दें कि आप जब जीतेंगे एक दो दिन सुनिए थोड़ा। मार्च में जब हो गया भैया, हो गया, सुनिए तो। भाई साहब बहुत वो विजय है बसपा प्रत्याशी के साथ में निश्चित तौर पे। और अभी पूर्व में हमारे भाइयों ने कहा है सीए एनआरसी पे हो गया भैया, समाप्त करिए जो भी बात है। बोलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सब बीजेपी के किसी भी तरह के काले कानून को लागू नहीं होने। शुरू खत्म करिए। हाँ शुरू बोलिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हैरत का विषय है साहब, इस देश में 60 साल सरकारें चलानी, 35 साल उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई, लेकिन मुस्लिम ही एकमात्र ऐसी कौम है जो विकास की मुख्य धारा से आज तक पिछड़ा रहा था। आप समझने का प्रयास करिए कि मुस्लिम को मुख्य शिक्षा से तक नहीं जोड़ा गया, मुख्य विकास से तक तो बहुत दूर की बात है। ये किनकी सरकारों में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं हुआ, जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते रहे, मुस्लिम वोट बैंक के मालिक बने बैठे रहे, मुस्लिमों के दम पे सत्ता हासिल करते रहे। उन्होंने मुस्लिमों को केवल छला और उनका दुरुपयोग किया। इतना बुरा दुरुपयोग शायद ही किसी कौम का इस भारत में हुआ हो जितना मुस्लिम का हुआ है। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। यहाँ हमारे मुस्लिम साथी भी बैठे हैं और बड़े बेहतरी से इन चीजों को समझ रहे होंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, जहां तक अभी बात की एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आंकड़े लेकर के आया करिए। मदरसा के आधुनिकीकरण के योजना के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने 480 करोड़ रुपए दिए। पहली बार मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आपको पता होगा, वैश्विक स्तर पर इसका बड़ा योगदान होता है। मदरसों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि मुस्लिम जब तक मुख्य धारा में नहीं आएगा देश के विकास की कल्पना अधूरी है। तीसरी चीज, अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रावृत्ति के लिए 829 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 588 करोड़ रुपए, पहली बार किसी प्रदेश की सरकार ने 588 करोड़ रुपए मुस्लिम बहुल इलाकों के विकास के लिए विशेष पैकेज के रूप में देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। ये सब कौन कर रहा है? ये वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसके ऊपर आप सब आरोप लगाते हो। आरोप इसलिए लगाते हो क्योंकि आरोप नहीं लगाओगे तो ये 2-2, 4-4 सीटें आ रही हैं, ये भी नहीं आएंगी भाई साहब, ये भी नहीं आएंगी। आईना देखने के काम करिए। सीए एनआरसी की अभी बात कर रहे थे भाई साहब, सीए एनआरसी पर कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। बड़ा हैरत होती है, जो दंगे करा करके वोट हासिल करते थे मुस्लिमों के, मुस्लिम आज बेहतरी से जानता है, 5 साल बहुत सुकून से रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बड़े सुकून से रहा है मुस्लिम। ना आज दंगे होते हैं, ना एनआईए जाती है, ना किसी बात की जरूरत पड़ती है, ना बम ब्लास्ट होते हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस देश में। मुस्लिम बड़े सुकून से रह रहा है। ये तब संभव हुआ है जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी सरकारों ने क्या किया ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और मुस्लिमों से बेहतर कोई नहीं जानता कि कितना बड़ा उन्हें छला गया। क्योंकि आपको एक बताऊं, प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। अभी लगभग सारे प्रवक्ताओं ने सीएए एनआरसी का जिक्र किया। सीएए एनआरसी के अंतर्गत क्या था ये हम सब ने जाना और समझा, और मुस्लिमों को जानने और समझाने का भरसक प्रयास किया। मैं स्वयं नीचे तक गया और ये बात समझाने को मुस्लिमों को कोशिश की कि सीएए एनआरसी में कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे सारे मुस्लिमों से भी मेरा आग्रह है, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे बता दें सीए एनआरसी के अंतर्गत कितने मुस्लिम पिछले 2 सालों में 3 सालों में इस देश से निकाले गए। जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया था वो ये था, और मुझे बता दिया जाए आंकड़ों के साथ, मुझे मुस्लिम भाई बता दें कोई उनका पड़ोसी निकाला गया सीए एनआरसी के तहत इस देश से? नहीं निकाला गया। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिमों को छलने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और उसके बाद उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम किया है तो सपा ने किया है।
क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कलाम जैसा राष्ट्रपति देती है तो सबसे पहले उसका विरोध अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है और समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कलाम जैसा राष्ट्रपति दिया है, हम कलाम जैसों की पूजा करते हैं और कसाब जैसों का विरोध करते हैं। यही हमारी नीति है और ये स्पष्ट नीति है। ठीक है भाई, ठीक है, शुरू करिए। जी भाई, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, मैं बात का जवाब दे दूं। अरे आप जी देखिए, ऐसा है, कसाब की और इसकी उसकी बातें मत करिए, तो भाषणबाजी बहुत अच्छी चीज होती है, और जो आंकड़े दिए जाते हैं वो आंकड़े सिर्फ कागजों के ऊपर हैं। आप ये बताइए कि मुसलमानों के साथ कहीं पर अगर मुसलमान, अब आप सपा के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, अगर मुसलमानों को ज्यादा टिकट दे दे तो आप कह रहे हैं 35 साल नहीं, आप 35 साल नहीं, आप ये नहीं, आप ये बताइए, नहीं, आप पहले आप सुनिए पहली बात को, नहीं, आप ये 35 साल में जो लोग करते थे वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, जो सत्ता में बैठे वो क्यों करेंगे? आप असल में विकास की बात, आप विकास की तो बात करना नहीं चाहते हैं, विकास की बात करना नहीं चाहते हैं, आप विकास की बात करना नहीं चाहते। आपके शासन में मुसलमान परेशान नहीं है, हाँ वो परेशान है, आपकी पार्टियों से निकल के आ रहे हैं। आप भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है ना, वो संकट के अंदर है, आप सेक्युलर से संविधान खत्म कर देना चाहते हैं, इसीलिए ये बात कहता है तो जरा उसके ऊपर मुकदमा लग जाएगा भाई, उसके ऊपर कोई केस लाद दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, मुकदमे हर उसके ऊपर नहीं है, देश विरोधी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर देश विरोधी करेगा तो कोई मैं विकास जी को बता दूं कि आपने कहा कि कांग्रेस ने छला है मुसलमानों को। मैं बता दूं, देश आजाद हुआ तो सबसे पहला शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने मुसलमान बनाया, सबसे पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान बनाया, तीन राष्ट्रपति मुसलमान किए। मुसलमान भाजपा की मुख्यधारा में जुड़ना नहीं चाहता है, इस देश की आत्मा की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री मुसलमान बनाए। अरे सुनो वो छोड़ो, 3 राष्ट्रपति। फरकाबाद का एक आदमी, एक बड़े हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिया। अरे यार सुनो, हमारे भाजपा के साथी जो कह रहे हैं, अरे यार सुनो, हमारे भाजपा के साथी जो कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, मुसलमान भाजपा की मुख्यधारा से नहीं जोड़ना चाहता है, और तो भगवान से दुआ करता है कि भाजपा की मुख्यधारा से मुसलमान ना जुड़े, हम देश की आत्मा की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं मुख्यधारा से। आप हमें मुख्यधारा सिखाएंगे क्या होती है? हमसे बड़ा मुख्यधारा आपके पास कभी नहीं हो सकती है। आपकी मुख्यधारा ना आजादी में रही, ना आजादी के बाद आज तक रही है। आपकी मुख्यधारा डिवाइड एंड रूल है। आपकी मुख्यधारा समाज में जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, नीचे वाले बैकवर्ड है, उसके विरुद्ध भी आपकी मुख्यधारा। भारत के संविधान में आपको आस्था ही नहीं है, ना भारत के तिरंगे में आपको आस्था है। जिन मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की आप तारीफ कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आप अलग अंदाजा लगा लीजिए, आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऐसे जो भाजपा में अटल विधायक ने आपका समर्थन और सहयोग न किया होता तो आप ही कह रहे थे ना कि अन्य लोगों ने आपका सहयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। दो बातें मत करिए। आज मुस्लिमों का क्या भला हुआ मुस्लिम नेताओं का तो भला हुआ होगा, लेकिन आम मुस्लिमों का कितना भला हुआ कांग्रेस और सपा के सरकार में, ये आप तो बता क्यों नहीं देते भाई? हम बता रहे हैं कि कांग्रेस में कितना भला हुआ मुस्लिमों का। हम बता रहे हैं कि कांग्रेस में कितना भला हुआ। आपने जातपात की, धर्मवाद की राजनीति की। कांग्रेस ने जातपात धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने विकास की बात की, बेरोजगार की बात की, शिक्षा की बात की। आपने सिर्फ जात और धर्म की बात की, पाकिस्तान और राम मंदिर की बात की। आपने विकास की कोई बात नहीं की।
किस तरीके से इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, ये सारा विश्व देख रहा है। आप बात करते हैं कि हमने 5 साल मुस्लिमों के लिए, आम मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया और आपने क्या क्या नहीं किया, ये आम मुस्लिम बहुत बेहतरी से जानता है, क्योंकि उनका जीवन स्तर, आज ये वैश्विक सर्वे ये कहते हैं कि भारत में अगर मुस्लिमों की स्थिति खराब रही थी तो वो कांग्रेस की सरकारों में बहुत खराब रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं। और आप मुस्लिम से पूछ के देखिए, आखिर को भारत की मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया? कांग्रेस ने बताया कि वो भारत की मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया आम मुस्लिम को? भारत की मुख्य धारा से नहीं जोड़ने था। ये सब भाई साहब, ये वही लोग हैं जो तीनों कृषि कानून के फायदे गिना रहे थे। ये बता रहे थे कि किस तरीके से कृषि कानून किसानों के फायदे में। आखिर क्या वजह रही कि आपको कृषि कानून वापस लेने पड़ गए? आम लोगों की मदद, आखिर क्या वजह रह गई कि जो सरकार पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों को फायदे बता रही थी, नौजवानों की हत्या कर दी गई? क्या वजह रही कि आपको तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए भैया? कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीलीभीत में कोरोना काल में आपने क्या किया? दूसरी बात, अभी छात्रवृत्ति की बात हो रही थी, अल्पसंख्यकों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसमें मोबाइल नंबर अपडेट मांगा जाता है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि मुसलमानों को मुख्य शिक्षा से नहीं जोड़ा गया, मुख्य विकास से नहीं जोड़ा गया, लेकिन अब तो दोनों जगह केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो अब मुसलमानों के लिए क्या किया? अब आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कितने मुस्लिम आपके पार्टी में खोलने की प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने और ठेके खोलने की प्रवृत्ति नहीं है, तभी तो हम जोड़ रहे हैं। हमने तो अपनी विकास योजनाएं बताई हैं। सपा और कांग्रेस बताए कि बताओ ना कितना काम किया है, बताइए क्या किया है मुस्लिमों के लिए। आपने कहा कि आप अभी मेजर की बात कर रहे थे, मेजर और ब्रह्मदत्त की तरह अगर भाजपा के और लोग भी हो जाएं तो मुसलमान भाजपा की तरफ एकदम आ जाएगा। अरे रुकिए भाई, ऐसी बात नहीं। विवेक जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस से जो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं तो मुझसे दो बातें कहूंगा। एक मिनट, कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले जान लें कि देश में कांग्रेस ने ही जो भी कुछ किया है वो माइनॉरिटी के लिए किया है। दूसरी बात, कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले जान लें कि आप मदरसों की आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, ये चल रहा है कांग्रेस सरकार से। उस प्रोग्राम को आपने आगे बढ़ाया, कोई नई बात नहीं कही। दूसरी बात, आप कहते हैं 588 करोड़ हमने दिया। खास तौर से ये एक आप जान लीजिए, आपको ज्ञान बढ़ा दें, ये मल्टी सेक्टोरल एक सेगमेंट होता है, उसके तहत ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ये रुपया का आवंटन किया जाता है। ये भी कांग्रेस की देन है, ये आपकी देन नहीं है। दूसरी, आप पता कर लीजिए कि मदरसों के टीचरों को कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ये भी पता कर लीजिए जरा आप। ये देखिए, बता दें, ये नहीं मानेंगे विवेक जी, ये नहीं मानेंगे। नहीं, सीएए की आप बात करते हो कि 2 साल में कितने मुस्लिम बाहर निकाले गए। मैं कहता हूं धारा 370 हटने के बाद से कितने मुसलमान का नाम कश्मीरी पंडित वहां पुनर्वास किया गया, जिनके लिए कांग्रेस ने बनवाया था वहां पे, उसको भाजपा नहीं कर पाई। तो इसलिए इस सब की बातों से मुसलमान गुमराह नहीं होने वाला है और मुसलमान जागरूक हो गया है। वो सब देख रहा है कि भाजपा ने क्या किया है, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया। और जो कुछ भी आप बता दें एक बात, अल्पसंख्यक दिवस हिंदुस्तान में कांग्रेस की देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक दिवस बाद में मनाना शुरू किया, लेकिन उसको पहले कांग्रेस ने अल्पसंख्यक दिवस का हिंदुस्तान में मनाना शुरू किया, जिसका फॉलो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। ये मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। आप भैया, आप कांग्रेस के हैं ना,
आप मुझे ये बता दीजिए अल्पसंख्यक के लफ्ज है, नहीं, एक अल्पसंख्यक लफ्ज है, अल्पसंख्यक में आप मुसलमानों को काट के भेजिए, सरदारों को, जैनियों को, बुद्धों को भी आपने हमारे साथ जोड़ दिया। आपने तो वो साथी, देखिए आपने, भाजपा ने अगर हमें ये करा, भाजपा ने अगर हमारे साथ ये किया तो कांग्रेस से हमारे, कांग्रेस तो भाजपा कांग्रेस की बी टीम है यार। ये भाजपा कांग्रेस देखिए अभी भाजपा कांग्रेस कमजोर है तो भाजपा मजबूत है, भाजपा जिस दिन कमजोर हो जाएगी कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। उस दिन देश में वही वोटर इधर हो जाते, वही वोटर उधर हो जाते हैं। ये आप बताइए ना, आप बताइए मुसलमानों का कांग्रेस के जमाने में ही सत्ता, भाजपा तो। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनीस भाई का, खालिद का, सारे में टेनी का, विकास पांडे का, अनुराग वाल्मीकि का, वीर सिंह का, सुशील का और ध्रुव राजपूत, विवेक मिश्रा जी, शशांक मिश्रा जी, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।